नमस्कार, जोहार। मित्रों, मैं चंदन कुमार कौंडिल्य और आज आपसे प्राचीन इतिहास के कुछ तथ्यों पर बात करूंगा और शुरुआत भारत में आरंभिक मनुष्यों की बसावट से शुरुआत करूंगा। मित्रों, अनेक खोज अनुसंधान के माध्यम से आज विद्वानों ने यह पता लगा लिया है कि भारत में आरंभिक मनुष्यों की प्रारंभिक बसावट नर्मदा नदी और उसके तट, उसके अपवाह क्षेत्र के आसपास हुआ था। और मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और इसके अपवाह क्षेत्र में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्र आते हैं। तदुपरांत नर्मदा नदी अपने जल का समर्पण कच्छ की खाड़ी में कर देती है। नर्मदा नदी भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है और यहीं से भारत में आरंभिक मनुष्यों की बसावट के चिन्ह मिलते हैं। मित्रों, आरंभिक मनुष्य खाद्य संग्राहक और आखेटक प्रवृत्ति का रहा है। आखेटक प्रवृत्ति अर्थात शिकारी प्रवृत्ति का रहा है। और आरंभिक मनुष्यों के जीवन पद्धति को समझने के लिए इसे तीन आधारों में, तीन डायमेंशन में बांटकर देखना समीचीन होगा। प्रथम आयाम है खाद्य संग्राहक पद्धति, जीवन पद्धति, जब मनुष्य खाद्य संग्राहक की स्थिति में था उस समय की स्थिति। दूसरा, जब उसने अन्न उपजाना और कृषि की शुरुआत की थी। और तीसरा चरण, तीसरा डायमेंशन है मित्रों, जब उसने स्थायी बसावट की शुरुआत की थी और प्रारंभिक सभ्यता की शुरुआत, प्रारंभिक शहरीकरण की शुरुआत भारत में मानी गई। तो इन तीन डायमेंशन में प्रारंभिक मनुष्यों के जीवन को देखकर उनका अध्ययन करना ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। मित्रों, इसके पहले तिथि के विषय में कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि तिथि के विषय में एडी और बीसी का प्रचलन बहुत है। एडी क्या है और बीसी क्या है, तो हम जानते हैं मित्रों कि इतिहास लेखन की व्यापक परंपरा की शुरुआत और उसके लेखन को प्रचलित करने में पश्चिमी सभ्यता के विद्वानों का बड़ा हाथ रहा है। और उन्होंने किसी भी कालक्रम को ईसा मसीह के जन्म से आधार बनाया है। अर्थात ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर उसके बाद के कालक्रम को और उसके पहले के कालक्रम को उन्होंने माना है। और इसे जब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के काल को बिफोर क्राइस्ट कहा है, अर्थात बीसी कहा है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के कालक्रम को, जन्म के बाद के घटनाक्रम को एडी अर्थात एनी डोमिनी से संबोधित किया है। तो यह हो गई कालक्रम की बात। अब आरंभिक मनुष्य के जीवन पद्धति के खाद्य संग्राहक पद्धति में आते हैं। तो मित्रों, बहुत अधिक डीपली न समझ जाकर इसे समझने की दृष्टि से और परीक्षा उपयोगी दृष्टि से ही इसका अध्ययन करना उचित होगा। तो खाद्य संग्राहक दृष्टि में हम इसे तीन कालक्रमों में बांट सकते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो मित्रों, पूरा पाषाण काल अर्थात पूरा मतलब प्राचीन होता है और पाषाण मतलब पत्थर होते हैं। और ये पाषाण काल का नाम इस आधार पर दिया गया है कि आरंभिक मनुष्य जब धातुओं की खोज नहीं हुई थी, तकनीक का विकास नहीं हुआ था, तो अपने दैनंदिन प्रयोग, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। पत्थरों से ही हथियार बनाते थे, पत्थरों के ही बर्तन का उपयोग करते थे। तो उस आधार पर ये पाषाण हो गई और पूरा का अर्थ मतलब है प्राचीन। तो पूरा पाषाण काल को 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व के बीच में रखा गया है। इसके बाद मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल से उन्नत स्थिति है, जब मनुष्य अपने पत्थर के हथियारों को सुघड़ बनाने लगा और उसको और छोटा बनाने लगा। माइक्रोलिथ एज भी इसे कहा जाता है, जब उसने पत्थर के हथियार को, पत्थरों का उपयोग ज्यादा अच्छे प्रकार से करने लगा, तो वो मध्य पाषाण काल आया। और मध्य पाषाण काल का दौर 12,000 साल पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के बीच में रखा जाता है। इसके बाद नवपाषाण काल का युग आता है और नवपाषाण काल 10,000 वर्ष पूर्व से माना। तो नवपाषाण के बाद अब आते हैं मनुष्य की वह स्थिति जब वह खाद्य संग्राहक और शिकारी अवस्था में जीवन व्यतीत करता था। इस अवस्था में मित्रों, हम जानते हैं कि मनुष्य अस्थायी जीवन व्यतीत करता था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। प्रथम कारण तो मनुष्य को शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण है
पशु भी अपने भोजन की तलाश में अपने स्थान को परिवर्तित करते थे और मनुष्य उनके पीछे पीछे जाता था। तीसरा कारण है मित्रों कि किसी खास मौसम में फल फूल वृक्ष आदि खिला करते थे, तो मनुष्य मौसमी प्रवास भी किया करता था इनकी तलाश में। और चौथा कारण है मित्रों, जब मनुष्य हरियाली, जल, झील, पहाड़, पर्वत आदि के तलाश में भी अपने स्थान को परिवर्तित करता था। तो ये कारण हो गई उसके अस्थायी और खाद्य संग्राहक जीवन की। दूसरा चरण आता है मित्रों, जब मनुष्य अन्न उपजाना शुरू किया था, उसने प्रथम कृषि की शुरुआत की थी। और यह स्थिति आती है 12,000 साल बाद की। कहा जाता है, विद्वानों ने इस बात का पता लगाया है कि लगभग 12,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन हुआ और मौसम में गर्माहट आई। गर्माहट आने से बड़े बड़े घास के मैदान बने और बड़े बड़े घास के मैदान बनने से पशुओं को प्रचुर मात्रा में, जानवरों को प्रचुर मात्रा में भोजन की उपलब्धता हुई और उनकी जनसंख्या बढ़ी, जिसके कारण मनुष्य ने पशुओं के साथ दोस्ती और उन्हें पालतू बनाने की शुरुआत की। पशुओं को पालतू बनाने से मनुष्य को निम्नलिखित लाभ हुए, जैसे दूध की प्राप्ति हो जाती थी, मांस भी मिलता था और यह खाद्य संग्रहण का एक बड़ा आधार था। तो मित्रों, ये बात तो हो गई। इसके बाद जब लगभग 8,000 साल पहले मनुष्य को भारत में अन्न उपजाने के प्रथम साक्ष्य मिले हैं और यह साक्ष्य मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, इसके बाद यूपी में एक स्थान है कोल्डी हवा, वहां से मनुष्य के अन्न उपजाने के साक्ष्य विद्वानों को प्राप्त हुए हैं। और अन्न उपजाने से मनुष्य की स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। वह इस प्रकार कि अन्न उपजाने से उसके देख रेख, संरक्षण, सिंचाई, कटाई, पशुओं से उसकी बचाव और पक्षियों से उसके बचाव के लिए मनुष्य को एक स्थान पर रहने की जरूरत महसूस हुई और यहीं से उसकी अस्थायी जीवन पद्धति की शुरुआत हुई। तो मित्रों, स्थायी जीवन पद्धति के बाद मनुष्य के जीवन शैली में तब्दीलियां आई, बदलाव आए, परिवर्तन आए, जिसके बाद एक सभ्यता की शुरुआत, संस्कृति की शुरुआत मानी गई और यहीं से प्रारंभिक शहरीकरण की शुरुआत मानी जाती है और यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कि प्रारंभिक दौर माना जा सकता है इसे। तो मित्रों, आज इतना ही। अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण बातों, उसकी संस्कृति, उसके रहन सहन की बातों को लेकर हाजिर होऊंगा। आज इतना ही। धन्यवाद। जोहार। नमस्कार।